गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक लिविंग फॉसिल्स पढ़े थे रेप्टाइल्स के, ठीक है। और जो आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट हुए जो फॉसिल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं जिनका आज की डेट में जो नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। उनकी रेप्टाइल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स में इसमें जो तुम लोगों को पढ़ना है वो कॉटिलोसॉर्स, इनके बारे में पढ़ना है। टर्म्स या वर्ड्स नए लगेंगे बट इसको जैसे जैसे बार बार पढ़ोगे हार्ड नहीं है और लर्न करने में इजी पड़ेगा। तो जैसे हमने कल पढ़ा था जो पिछली क्लास में कि जो एनाप्सिड्स थे, ठीक है। एनाप्सिडा कौन से थे? जिनमें टेम्पोरल ओपनिंग नहीं थी, ठीक है। तो ये जो एनाप्सिड जंतु थे ये बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या, ये देखो क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था उसमें स्टार्टिंग एनाप्सिडा से हो रही थी। एनाप्सिडा क्या है? एम्फीबिया के पूर्वज, रेप्टाइल्स के पूर्वज, बिल्कुल स्टार्टिंग के, ठीक है। एंड में जो एडवांस थे वो कौन से थे? क्रोकोडाइल्स। और जो पहले थे वो थे एनाप्सिडा, ठीक है। सबसे पहले मतलब क्या हुआ, वो जस्ट कहाँ से उत्पन्न हुए? एम्फीबियन से, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो जंतु थे वो एम्फीबियन थे, उभयचर थे। उनके बाद जो पहले रेप्टाइल्स बने वो एनाप्सिड्स थे। तो एनाप्सिडा में जो हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा था किलोनिया, ठीक है। जो टर्टल्स थे वो तो पर आज भी हैं। तो जो जंतु गायब हो गए और जो पहले के थे जो आज की डेट में नहीं है परंतु उनमें ऐसे लक्षण थे, जैसे हम आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ते हैं तो आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स की उत्पत्ति हुई। तो दोनों के कोई एकदम से सीधे से उड़ने वाले जंतु तो नहीं बन गए। तो एक ऐसा एनिमल आया जिसमें कुछ चेंजेस हुए और वो क्या बना? वो बन गया जो आर्कियोप्टेरिक्स थी उसमें रेप्टाइल के जैसे भी कैरेक्टर थे और बर्ड के जैसे भी कैरेक्टर थे, ठीक है। और फिर उससे जो आगे जंतु बने वो बर्ड्स उत्पन्न हो गई। तो यही हमें पढ़ना है कि वो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जिनमें एम्फीबिया के भी लक्षण थे, क्योंकि उत्पत्ति हम किससे मान रहे हैं? एम्फीबिया से। और एम्फीबिया में उत्पत्ति, अभी एम्फीबिया पिछली यूनिट में हमने पढ़ा था, लेबिरिंथोडॉन्ट्स, जिनसे सब एम्फीबियन की उत्पत्ति हुई। तो जो लेबिरिंथोडॉन्ट्स हैं उनके, उन जीवों के लक्षण और इनके एनाप्सिडा के लक्षण, एनाप्सिडा में भी कौन से? जो आज नहीं है, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनमें एम्फीबिया के भी लक्षण थे और रेप्टाइल्स के, इनको आर्कियोप्टेरिक्स जैसा एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो दोनों के लक्षण थे। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे जंतु आए जिसमें दोनों के लक्षण थे और आगे जाके वो रेप्टाइल्स में, मतलब जैसे इसके एग्जाम्पल हमने टर्टल्स, कछुए पढ़े थे। तो उससे पहले के जो जंतु थे वो हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसे जंतु जो संयोजक कड़ी थे, कनेक्टिंग लिंक थे एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच में। तो इनमें ये हमें जो लॉस्ट हो गए, ठीक है, इनको एक ऑर्डर में रखा है। जो हमने ऑर्डर पढ़े थे अभी पिछली बार वो लिविंग फॉसिल थे, जीने जो आज की डेट में भी हैं उनके बारे में पढ़ा था। इसी एनाप्सिडा के अंदर वो जंतु जो आज नहीं है परंतु उसमें एम्फीबिया रेप्टाइल के लक्षण थे, उनको रखा जाता है ऑर्डर एनाप्सिडा का ही। वो जो ऑर्डर है जिसमें दोनों के लक्षण थे वो ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर आपका हो जाएगा कॉटिलोसॉर्स,
कॉटिलोसॉर, जैसे इसका एनाप्सिडा का ही एक जीवित जीवाश्म का ऑर्डर था टेस्ट्यूडिनेटा और चिलोनिया, ठीक है। और इनका जो ऑर्डर दूसरा ऑर्डर है वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें कनेक्टिंग लिंक्स आती हैं, वो ऑर्डर होता है कॉटिलोसॉर्स, ठीक है। तो ये कॉटिलोसॉर्स में हमें कुछ जंतु ऐसे पढ़ने, जैसे हमने लिविंग फॉसिल में कुछ जंतु पढ़े थे, हमने पढ़ा चिलोनिया, हमने पढ़ा रिंकोसेफेलिया, स्क्वेमेटा, ठीक है, और हमने पढ़ा जो क्रोकोडिलिया वो पढ़ा था। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो जंतु जिनमें जो कनेक्टिंग लिंक रहे, जिनका कैरेक्टर मिलते हुए थे। ये जो ऐसे जंतु कॉटिलोसॉर्स में आते हैं, या इसको हम स्टेम रेप्टाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। जहां से स्टेम रेप्टाइल्स बताया था ना एनाप्सिडा में, स्टेम रेप्टाइल्स मतलब जहां से रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई, जितने भी सिनेप्सिडा, पैराप्सिडा, यूरिएप्सिडा, ये जितने भी थे, डायप्सिडा, ये सब एनाप्सिडा के बाद आए। तो इनके एनाप्सिडा के अंदर जिनमें टेम्पोरल ओपनिंग नहीं थी, उनके अंदर एक ऑर्डर कॉटिलोसॉर आया। वो कॉटिलोसॉर्स जो थे वो स्टेम रेप्टाइल्स थे, जिनसे ही आगे जाके रेप्टाइल, मॉडर्न रेप्टाइल बने, ठीक है। तो ये जो कॉटिलोसॉर्स हैं उनमें हमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ना है। जैसे पहला है सेमोरिया, SEYMOURIA, सेमोरिया। दूसरा है लिम्नोस्केलिस, तीसरा है डायडिक्टस, ठीक है, डायडिक्टस थर्ड। फोर्थ है पेरियासोरस। तो ये तुम लोग के सिलेबस में है कि आपको कुछ ऐसे मतलब रेप्टाइल्स हैं जिनको कुछ जो रेप्टाइल्स जो बेसिक थे बेसिक कॉटिलोसॉर में आपको स्कल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इसका स्कल एनाप्सिडा का तो हमने बना ही लिया था पिछली क्लास में। तो स्कल का स्ट्रक्चर तो एनाप्सिडा का वो जो बताया था वो बनाना है, और कॉटिलोसॉर जो स्टेम रेप्टाइल्स हैं उनके बारे में कुछ हमें इसमें पढ़ना है, और सेमोरिया जैसे है इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो आपके हैं जो मतलब जो लैंड फॉर्म्स हैं, जो पहले रेप्टाइल जंतु थे, वो कुछ पहले रेप्टाइल जंतु ये हैं और इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगर हम जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं सेमोरिया के बारे में, ठीक है। ये जो सेमोरिया, हम एम्फीबियन जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, रेप्टाइल्स का ओरिजिन। तो रेप्टाइल्स का ओरिजिन हमने किससे पढ़ा है, एम्फीबियन ओरिजिन है। मतलब एम्फीबिया में जो लेबिरिंथोडोंट्स थे उनसे ही इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन माना जाता है। और ये भी ओरिजिन में पहले जो जंतु होंगे वो स्टेम रेप्टाइल्स, वो कॉटिलोसॉर्स थे, ठीक है। तो ये जो कॉटिलोसॉर्स हैं, जो स्टेम रेप्टाइल्स थे, या हम कह सकते हैं ये प्रारंभिक रेप्टाइल्स, ठीक है। कॉटिलोसॉर्स जो हैं वो प्रारंभिक रेप्टाइल्स हैं, और ये लेट पेलियोजोइक एरा में ये जो थे, कार्बोनिफेरस जो पीरियड बताया था, तो वो लगभग 250 साल पहले ये उस समय लेबिरिंथोडोंट से ये उत्पन्न हुए, ठीक है। और इनका जो प्रारंभिक रेप्टाइल्स जो थे, स्टेम रेप्टाइल्स, इनमें सब क्लासेस जो हम पढ़ते हैं, मतलब ये किसके अंतर्गत आते हैं, कॉटिलोसॉर सब क्लास एनाप्सिडा के अंदर। ऑर्डर कॉटिलोसॉर है और इसका सब क्लास एनाप्सिडा है। तो अगर हम इनको, अब ये देखो, ये कॉटिलोसॉर हो गया। कॉटिलोसॉर क्या है, ऑर्डर किसके अंदर आया है, सब क्लास एनाप्सिडा। सब क्लास एनाप्सिडा के अंदर कॉटिलोसॉर ऑर्डर है। उससे रेप्टाइल्स के लिए दो विकासीय लाइंस देखी, 2 इवोल्यूशनरी लाइंस, एक कैप्टोरिनोमॉर्फ्स, एक डायडेक्टोमॉर्फ्स, ठीक है। कैप्टो, ये 2 सब ऑर्डर हो गए। ऑर्डर को, कॉटिलोसॉर को
फिर दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया है, कैप्टोरिनोमॉर्फ्स और डायडेक्टोमॉर्फ्स। कैप्टोरिनोमॉर्फ से पहले के मेंबर्स बने लिम्नोसिलस, ये जो हम सेकंड बता रहे हैं, ठीक है, लिम्नोसिलस। इन लिम्नोसिलस से मैमल्स जैसे रेप्टाइल बने, जिनसे आगे जाके मैमल्स की उत्पत्ति हुई। हम कहते हैं ना कि आगे जाके रेप्टाइल से बर्ड्स और बर्ड से मैमल, तो इनसे जो एक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग मैमल्स जैसे रेप्टाइल से ही मैमल्स की उत्पत्ति हुई। और ये जो डायडेक्टोमॉर्फ्स थे, ये डायडेक्टोमॉर्फ कॉटिलोसॉर जो थे उनसे सौरोप्सिडा, ठीक है, सौरोप्सिडा की उत्पत्ति हुई। और इनसे ही सौरभ मतलब जो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, हम इसकी उत्पत्ति देख रहे हैं। तो ये जो सौरोप्सिडा डायडेक्टोमॉर्फ से, डायडेक्टोमॉर्फ क्या हो गया, सब ऑर्डर किसका, कॉटिलोसॉर का। तो इनसे सौरोप्सिडा डेवलप हुए और ये सौरोप्सिडा से उत्पत्ति किनकी मानी गई, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की। मैमल्स की उत्पत्ति इन लिम्नोसिलस से और रेप्टाइल्स और बर्ड की सौरोप्सिडा से, ठीक है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरह से रेप्टाइल, बर्ड और मैमल इनकी, और यही मैमल्स को हम कहते हैं थीरोप्सिडा, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशनरी लाइन थी, इसी के बेस पर हमको ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल, तो ये इनका इवोल्यूशनरी, दो इवोल्यूशनरी लाइन चली थी, उसके बेस पर समझाया हुआ है। और जो हमें पढ़ना है कुछ एनिमल, तो जैसे हम कहते हैं जो ये एनिमल्स हमने जैसे अभी बताया कि ये जो जंतु थे इनमें रेप्टाइल और एम्फीबिया, कुछ तो एम्फीबिया के लक्षण थे, कुछ रेप्टाइल के लक्षण थे। तो पहला जो हमें सेमोरिया पढ़ना है, ये जो सेमोरिया है इसको, ये कॉटिलोसॉर का, मतलब जो कॉटिलोसॉर हमने बताया था ना, एनाप्सिडा का ऑर्डर कॉटिलोसॉरिया हो गया। और ये जो कॉटिलोसॉर है, स्टेम रेप्टाइल्स हैं, उनका ये मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जो सेमोरिया है ये कॉटिलोसॉर का एक मेंबर या सदस्य है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जैसे आर्कियोप्टेरिक्स में दोनों के लक्षण थे, सेमोरिया में दोनों के लक्षण है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के। तो सेमोरिया जो था, ये जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये देखो, एक एम्फीबिया में जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते, पर अब ये जो सेमोरिया बना, इसमें सेमोरिया में एम्फीबियन के भी लक्षण थे और छिपकली के। तो दिखने में देखो ये छिपकली के समान ही है, ठीक है। तो ये जो सेमोरिया थे, ये छिपकली के समान 60 सेंटीमीटर लंबे जंतु थे। इनकी त्वचा मोटी थी, स्किन जो थी मोटी, छोटा सा नुकीला सिर था इनका, ठीक है, नॉस्ट्रिल था हेड पर और एक मोटी सी पूंछ थी, ठीक है। सेमोरिया जो थे उस समय के एम्फीबियन और शुरू के रेप्टाइल्स, मतलब जो जिस समय एम्फीबियंस बिल्कुल फैले हुए थे उस समय, और जो रेप्टाइल्स शुरू के थे उनके बीच के, जो हम कह सकते हैं ये उनके मीडिएटर थे, रेप्टाइल्स के शुरू के और एम्फीबियन जो कैरेक्टर थे उनके बीच के ये मीडिएटर थे, ठीक है। जैसा अभी तक हम बता ही चुके हैं। अब हमको इसमें हम पढ़ेंगे कि सेमोरिया की एम्फीबियन के साथ समानता क्या है और सेमोरिया की रेप्टाइल के साथ समानता क्या है। तो सेमोरिया की एम्फीबिया के साथ जो समानता है, एम्फीबिया या हम क्या कहेंगे, लेबिरिंथोडॉन्ट्स, ठीक है, उनके साथ समानता जो रहेगी, जैसे इनका स्कल जो था जनरली एम्फीबियन का चपटा होता है, तो इनका स्कल या कपाल जो था वो चपटा था, ठीक है। ऑसिफिकेशन, जनरली जो हड्डियां थी वो थोड़ी कंपैरेटिवली ऑसिफिकेशन कम था, ठीक है। पैलेट जो था इनका माउथ का, वो कैसा था, पुराने प्रकार का ही था, मतलब एम्फीबियन के जैसे ही था। इनके जो दांत थे वो भी एम्फीबियन जैसे ही स्ट्रक्चर के थे। इनका जो मस्तिष्क था, उस मस्तिष्क में, जैसे हम कान में कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस और रोटंडा, दो ओपनिंग होती हैं, तो बेस में, मतलब जो मस्तिष्क के बेस पर फेनेस्ट्रा ओवलिस जो छिद्र रहता है वो एम्फीबियन के समान ही था इनमें। और इसी तरह से जैसे एम्फीबियन में लेटरल लाइन सिस्टम सेंस ऑर्गन के फॉर्म में होता है, वो भी इसमें इसी तरीके का एम्फीबियन के समान ही था।
वर्टिब्री भी एम्फीबियन के समान ही थी इनकी, ठीक है। और इसमें जो सैक्रल रिब्स जो होती हैं, लंबर, सैक्रल, ये रिब्स भी एम्फीबियन के समान ही थी। इनकी गर्दन जो थी वो देखो बहुत छोटी थी, तो गर्दन, ये जो शोल्डर गर्डल होती है, पेक्टोरल गर्डल, उसके और गर्दन के बीच में बहुत कम गैप था। तो ये एम्फीबियन में देखो जनरली गर्दन जो नेक वाला रीजन नहीं होता है। इन्हीं सेमोरिया की अगर हम सिमोरिया में जो रेप्टाइल्स के साथ समानताएं थी वो कैसी थी, जैसे हम ये देखते हैं इनके पैर देखो रेप्टाइल्स के जैसे छोटे, क्लॉड मतलब नाखून है, ठीक है। और जो पेशियां, लिम्स जो रहती हैं वो बीच में, लगभग बीच में शरीर के थे, ठीक है। इनका जो स्कल था वो एनाप्सिड, अब ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर में आ जाता है, स्कल एनाप्सिड टाइप का था, ठीक है, मोनोकॉन्डाइलिक था। इनकी जो पेल्विक गर्डल थी, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल तो हमने बताया था ना स्कल के जस्ट पास थी, तो गर्दन लगभग नहीं के बराबर थी, तो वो एम्फीबियन जैसा कैरेक्टर हो गया। और जो इनकी जो पेल्विक गर्डल थी वो क्या, सैक्रल वर्टिब्री द्वारा वर्टिब्रल पेल्विक गर्डल, जो पीछे का हिप बोन जो होती है, पेल्विक गर्डल हिप बोन कहलाती है। तो ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन जो होती है, इसके नीचे का जो पोर्शन है वो सैक्रम कहलाता है। तो वो जो सैक्रल वर्टिब्री है वो इस पेल्विक गर्डल से जुड़ी हुई थी। ये रेप्टाइल्स के समान लक्षण हो गया, ठीक है। इनके जो फैलेंजेस, उंगलियों की संख्या, उंगलियों में हड्डियों की संख्या 2, 3, 4, 5 ऐसे थी, ठीक है। ये रेप्टाइल्स के जैसा ही इनका स्ट्रक्चर था। सिमोरिया का इसलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर हम इसका महत्व देखें तो वो किस बेस पे है, क्योंकि ये सभी रेप्टाइल्स के जनरली जो सिमोरिया है इसमें दोनों के कैरेक्टर थे, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे रेप्टाइल्स का पूर्वज होगा, ठीक है। तो ये जिस समय जीवित थे, क्योंकि इसलिए हम इसको पूर्वज नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये 50 मिलियन ईयर्स पहले जब ये जीवित थे तो उस समय और भी रेप्टाइल्स थे, मतलब ये सिमोरिया को ये नहीं माना गया। फिर ये तो स्टडीज़ जब करी गई तो 50 मिलियन ईयर पहले सिमोरिया के साथ और भी रेप्टाइल्स देखे गए कि उस समय और भी रेप्टाइल थे, मतलब उनका भी कोई पूर्वज था, ठीक है। तो सिमोरिया का इस तरह दोनों के बीच मतलब कोई एक ऐसा कनेक्शन नहीं मिला कि एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच की एक कड़ी है। कहा जरूर गया, इसलिए सिमोरिया को पढ़ा जाता है रेप्टाइल्स में, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल में, बट उसका कोई एक एविडेंस इस तरह से नहीं मिला, ठीक है। तो रोमर जो साइंटिस्ट थे, रोमर साइंटिस्ट ने कॉटिलोसोरिया के अंदर, ठीक है, इसे सिमोरिया थे, इनको रेप्टाइल्स माना। जब उन्होंने एंड में सब स्टडीज करी तो उन्होंने इसमें बताया कि इसमें प्राचीन एम्फीबियन के समान लक्षण थे, और उन्होंने इसको सिमोरिया मॉर्फा एम्फीबियन में रखा, ठीक है। बट कुछ कैरेक्टर तो हमने जैसे देखे रेप्टाइल के भी थे इसके। तो इस तरह जो था ये उनके रोमर की थ्योरी तो फिर बाद में हटा दी गई। तो ये बाद में जाके इन सिमोरिया को किस में रखा गया, एक एंड में जो पूरा एविडेंसेस और इसके बेस पर कि पूरे रेप्टाइल्स का तो पूर्वज नहीं माना, बट दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक, एक कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं, ठीक है। तो सिमोरिया इसलिए उसका स्टडी इम्पॉर्टेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स को पढ़ने में। इसी तरह हम जो देखते हैं लिम्नोस्केलिस, जो ये है, ठीक है, लिम्नोस्केलिस, जैसे सिमोरिया पढ़ा उसी तरह लिम्नोस्केलिस भी है। तो ये भी प्राचीन रेप्टाइल्स माना जाता है, ठीक है। और न्यू मैक्सिको में लेट कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उस समय ये पाए गए थे, ठीक है। और इसको भी, ये जो हम चारों फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये चारों फॉर्म्स रेप्टाइल के ओरिजिन का प्रतीक है, ठीक है, मतलब सिंबल है कि रेप्टाइल्स ओरिजिनेट कैसे हुए, ठीक है। तो ये जो थे लिम्नोस्केलिस, ये लगभग 5 फीट लंबे जंतु थे, और इनकी आधी से ज़्यादा लंबाई की इनकी पूंछ थी, इनकी पूंछ काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। इनका शरीर लंबा
छोटे और मोटे इनके पैर थे, और सिमोरिया की तरह ये भी पानी में ही, क्योंकि एम्फीबियन से उत्पत्ति हो रही है तो रेप्टाइल की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी अभी पानी की तरफ ही थोड़े थोड़े थे। तो इनमें इस तरह से लेबिरिंथोडॉन्ट्स की तरह इन लिम्नोस्केलिस में भी ऑप्टिक नॉच पाई जाती थी, जो जैसे एम्फीबियन में जो ऑप्टिक नॉच थी वो विलुप्त हो गई, उसी तरीके से लिम्नोस्केलिस में भी ये नहीं थी। ठीक है, पूर्व में जो रेप्टाइल्स का प्रमुख लक्षण जो था, जो लिम्नोस्केलिस में पाया गया, वो इनके जो लोअर जॉ थे, ठीक है, उनके दांतों के ऊपर, लोअर जॉ के दांतों के ऊपर प्री मैक्सिलरी के जो दांत थे वो ऐसे लंबे लटके हुए थे। तो ये उनका रेप्टाइल्स के जैसा गुण हो गया था लिम्नोस्केलिस का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अगर हमें रेप्टाइल्स का ओरिजिन पढ़ना है। थर्ड आता आपका डायडेक्टस। ठीक है, डायडेक्टस को डायडेक्टोमॉर्फ्स ग्रुप में रखा हुआ है, और ये भी लिम्नोस्केलिस के समान ही थे, परंतु ये डायडेक्टोमॉर्फ्स के अंतर रखे गए। ठीक है, और ये लिम्नोस्केलिस, ये जैसा हमने पढ़ा था ना, ये अलग एक लाइन ऑफ ओरिजिन था। ये जो डायडेक्टस थे, इनका स्कल में भी, इनके जो स्कल था, अब इनमें ऑप्टिक नॉच थी, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था, उसमें लिम्नोस्केलिस में नहीं था। ठीक है, तो डायडेक्टस का एक स्पेशल डेंटेशन, दांतों का स्ट्रक्चर था, तो वो जो दांतों का स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कुछ रेप्टाइल्स के समान था। तो कुछ एम्फीबियन के कैरेक्टर थे, कुछ रेप्टाइल के कैरेक्टर थे, इसलिए जो डायडेक्टस हैं इनका भी हमें रेप्टाइल्स की ओरिजिन में इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये सब हम एनिमल्स पढ़ किस लिए रहे हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि कौन कौन से जो जंतु थे जो अब नहीं हैं, परंतु उनमें एम्फीबियन और रेप्टाइल के कैरेक्टर थे, और जिनसे आगे जाके रेप्टाइल्स की उत्पत्ति मानी गई। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट आता है वो पेरियासोरस। ठीक है, तो ये जो पेरियासोरस थे ये डायडेक्टस के ही रिलेटिव्स माने जा सकते हैं। ठीक है, और लेटर पर्मियन जो टाइम था उस समय ये वास्तविक मतलब रियल में सबसे बड़े रेप्टाइल्स थे। ठीक है, ये पेरियासोरस रियल रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये दौड़ने वाले थे, इनके कांटेदार मतलब सिर पर एक कांटेदार मतलब जो हम कहेंगे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, कांटेदार झालर थी सिर के ऊपर, और ये बैक पर, इनके बैक पर बोनी प्लेट्स थी, अस्थिल प्लेट्स थी। ठीक है, और पूरे शरीर जनरली बैक पर ही कांटेदार इनका कवच रहता था। ठीक है, जो कि रेप्टाइल्स के समान, ये और जैसे रेप्टाइल्स मांसाहारी होते थे तो ये भी कैसे थे, मांसाहारी ही थे। तो इस तरह से कॉटिलोसॉर्स जो हैं, ये जो एनाप्सिडा का ऑर्डर है कॉटिलोसॉर, इसको ये माना गया कि ये सारे, क्योंकि इसी के बाद देखो ऑर्डर चिलोनिया और ये सब हम पढ़ते हैं, उसके ऑर्डर लिविंग थे। तो कॉटिलोसॉर को जो आगे के रेप्टाइल्स आए उनका पूर्वज माना गया। ठीक है, और कॉटिलोसॉर्स क्या थे, स्टेम रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये इनका पूर्वज। इससे क्या होता है, इससे ये क्लियर होता है कि जो आज के रेप्टाइल्स हैं विकासीय रूप से वो, मतलब अगर हम उनका डेवलपमेंट ओरिजिन देखें तो वो मध्यस्थ रूप नहीं है, मतलब आज के जो रेप्टाइल्स हैं वो कनेक्टिंग लिंक्स नहीं है, वो ट्रू रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक में तो क्या होगा, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के कैरेक्टर होंगे, तो ये कनेक्टिंग लिंक नहीं है। जो आज के रेप्टाइल्स हैं वो ट्रू रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो वॉटसन ने जो थे, साइंटिस्ट वॉटसन, उनके अनुसार जो लिजर्ड मतलब छिपकली, जैसे हमने स्क्वामेटा में पढ़ा, और मैमल्स, सबके पूर्वज एक ही थे। जैसे हम इसको देख सकते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और इनको अगर हम ऊपर जाएं तो कॉमनली देखो कॉटिलोसॉर और सब क्लास एनाप्सिडा, तो सबके जो पूर्वज हैं वो एक ही माने गए वॉटसन के अनुसार। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इस तरह अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, तो हमको कुछ इस तरह से, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर लिविंग फॉसिल कहते हैं तो आपको एनाप्सिडा में चिलोनिया, रिंकोसेफेलिया,
और या इनके बारे में बताना है। अगर शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको मान लो रिंकोसेफेलिया दे दिया, आपको चिलोनिया दे दिया, आपको स्क्वामेटा दे दिया, आपको कोकोडीलिया दे दिया। फिर अगर आपको आए कि भैया भाई कॉटिलोसॉर्स क्या होते हैं, तो अभी जैसे कॉटिलोसॉर में तो आप सब इन एनिमल्स के बारे में कॉटिलोसॉर क्या है वो बता सकते हो, ठीक है। या कह दिया कि जो एनिमल्स इसमें रेप्टाइल्स का ओरिजिन बताना है, तो रेप्टाइल्स का ओरिजिन मतलब आप उसके पहले एम्फीबियन ओरिजिन बताओगे क्योंकि एम्फीबिया से ओरिजिनेट हुए, और फिर कॉटिलोसॉर्स लेकर और उसमें सब एग्जाम्पल देके आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स में आपको ये एनिमल्स, कॉटिलोसॉर्स, उनकी इवोल्यूशनरी लाइन, ये सारी बतानी है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा और बाकी खुद भी इसमें से पढ़ना, ठीक है। और अगर बुक से तब तक नोट्स ना पहुँचे तो मैंने जैसे बताया कोटपाल की बुक में ये ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से सुन के फिर उसको पढ़ना और नोट्स में तो सब चीज़ आ ही जाएंगी। ओके, थैंक यू।